हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका फर्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 12, स्टडी ऑफ साउंड। तो यस गाइस, इन टुडेज क्लास विल सी द चैप्टर नंबर 12, स्टडी ऑफ साउंड। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी ऑफ साउंड को। ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा जब आप लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 12 और जिसका हम लोग देख रहे हैं पार्ट नंबर 1। चलिए डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ साउंड को। चैप्टर 12, स्टैंडर्ड 9th, स्टडी ऑफ साउंड। ये है आपके स्टैंडर्ड 9 का। चलिए देखते हैं कि जो भी स्टडी ऑफ साउंड है वो क्या कहता है। ठीक, सबसे पहली चीज दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो भाई, नाम तो बड़ा अच्छा खासा है, स्टडी ऑफ साउंड। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग तो साउंड की स्टडी करेंगे, क्योंकि नाम है स्टडी ऑफ साउंड। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग साउंड की स्टडी करेंगे। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये साउंड क्या चीज़ है? साउंड की स्टडी तो मैं कर लूंगा क्योंकि नाम ही है स्टडी ऑफ साउंड, तो भाई साउंड की स्टडी तो मैं करने वाला हूँ। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये साउंड क्या चीज़ है, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिकली ये साउंड है क्या। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस साउंड को स्टडी कैसे करेंगे। तो लेट्स सी कि बेसिकली साउंड होता क्या है। द फॉर्म ऑफ एनर्जी in waves, or the form of energy in the form of waves, which produces a hearing sensation on ear, is called as sound. तो आप लोगों ने भाई ये देखा कि साउंड बेसिकली क्या है। साउंड एक फॉर्म ही है एनर्जी का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लाइट एनर्जी, है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैकेनिकल एनर्जी, है ना। इन द सेम फैशन साउंड भी एक एनर्जी का तो फॉर्म है, इसलिए हम लोग उसको साउंड एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसका नाम ही है स्टडी ऑफ साउंड, तो बेसिकली हम लोग तो साउंड की ही स्टडी करने वाले हैं। ये तो हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे हीट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है ना। हम लोग बोलते हैं ना लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इन द सेम फैशन जो भी आपका साउंड है वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, इसलिए हम लोग भी उसको क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, मतलब ये जो एनर्जी का फॉर्म है ना, ये वेव्स के फॉर्म में होता है। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी साउंड एनर्जी होती है वो वेव्स के फॉर्म में होती है। द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड एनर्जी जो होती है वो वेव्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, वहाँ पे लिखा है विच प्रोड्यूसेस ए हियरिंग सेंसेशन ऑन ईयर। अब जाहिर सी बात है भाई कि अगर बाजू में कोई गाना बज रहा है तो आपको आंखों से थोड़ी पता चला कि वहाँ पे गाना बज रहा है। ठीक है भाई, आपको आपके नोज से थोड़ी पता चला कि वहाँ पे गाना बज रहा है। अगर बाजू की बिल्डिंग में सॉन्ग प्ले हो रहा है तो आपको आपके ईयर्स बताते हैं कि सॉन्ग प्ले हो रहा है। आइज थोड़ी बताती है कि बाजू की बिल्डिंग में साउंड प्ले हो रहा है, नोज थोड़ी बताता है भाई, वो तो आपको आपके ईयर बताते हैं कि बाजू के किसी बिल्डिंग में साउंड प्ले हो रहा है ना। मतलब जो साउंड होता है वो आपको आपका ईयर बताता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हियरिंग सेंसेशन ऑन ईयर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, हियरिंग सेंसेशन ऑन ईयर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है और वो होता है वेव्स के फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि साउंड जो होता है वो एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है अपने ईयर्स पर, ना तो आइज पर, ना तो नोज पर, बट ईयर्स पर। क्योंकि ईयर से ही हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कहीं पे साउंड बज रहा है, कहीं पे गाना बज रहा है, कहीं पे म्यूजिक प्ले हो रहा है, राइट। तो ये हुआ आपका साउंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अब बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया साउंड, तो साउंड की अगर बात की जाए तो उसमें तो साउंड वेव होता है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना भाई कि साउंड एक एनर्जी का तो फॉर्म है ही, लेकिन साउंड जो होता है वो तो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है ना। तो उसको हम लोग साउंड वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि साउंड तो एक एनर्जी का फॉर्म है और वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है, तो उसी वेव को हम लोग साउंड वेव बोलते हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है,
तो जो भी आपकी साउंड वेव होती है, साउंड वेव के दो मेजर टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है आपका, ज़रा देखना क्या होता है, बैंड और चेन ऑफ कॉम्प्रेशन। बैंड और चेन ऑफ एक्सपेंशन और प्रोपोगेशन और रेडिफेक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपकी साउंड वेव है उसमें बेसिकली दो टाइप की चीज़ें होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि जो भी आपकी साउंड वेव है ना, साउंड वेव में बेसिकली दो टाइप की चीज़ें होती है, ठीक है। पहला होता है आपका बैंड और चेन ऑफ कॉम्प्रेशन और सेकेंड होता है आपका बैंड और चेन ऑफ रेडिफ्रैक्शन, ठीक है। दिमाग पे क्वेश्चन आता है ये बैंड और चेन क्या चीज़ है, और यहाँ पे कॉम्प्रेशन वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है। मतलब दिमाग में बेसिकली क्वेश्चन ये आता है ये बैंड और चेन ऑफ कॉम्प्रेशन क्या चीज़ है। जब आप इसको देखते हो तो दिमाग में क्वेश्चन आता है ये बैंड और चेन ऑफ रेडिफ्रैक्शन क्या चीज़ है ना। दिमाग में आता है ना कॉम्प्रेशन, रेडिफ्रैक्शन, बैंड, चेन क्या चीज़ें हैं भाई ये। तो चलिए समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ बैंड और चेन ऑफ कॉम्प्रेशन की, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि यहाँ पे इसका नाम है कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे होता है प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी। हायर डेंसिटी की यहाँ पे प्लेस होती है, क्योंकि ये जो है ये है आपका बैंड और चेन ऑफ कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन हो रहा है इसलिए इसको कहा जाता है प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी कैसे किया गया, तो वो मैं आपको डायग्राम से समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करो। सेकेंड होता है आपका बैंड और चेन ऑफ रेडिफ्रैक्शन। अब आप लोग ही बताओ भाई, एक है आपका बैंड और चेन ऑफ कॉम्प्रेशन, सेकेंड है आपका बैंड और चेन ऑफ रेडिफ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन का उल्टा है रेडिफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन का एग्जैक्टली अपोजिट रेडिफ्रैक्शन है। अब कॉम्प्रेशन में मैंने लिखा है प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी, तो रेडिफ्रैक्शन में मैं क्या लिखूंगी, प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी, क्योंकि कॉम्प्रेशन का उल्टा रेडिफ्रैक्शन है। तो अगर यहाँ हायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, लोअर डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी। ठीक है भाई, चलिए अब जरा इसको समझते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एकदम ध्यान से देखना। चलिए भाई अब जरा यहाँ पे ध्यान देना। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे है ना, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये जो प्लेस है ना ये लोअर डेंसिटी का प्लेस है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेडिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कैसी है, लोअर है। आप लोग खुद ही देखो भाई, क्या ये एक दूसरे के साथ में काफ़ी कॉम्प्रेस किए गए हैं, नहीं, ये सारे के सारे खुले खुले हैं। और अगर कोई भी चीज़ खुली खुली होती है मतलब वो रेडिफ्रैक्शन है, इसी का मतलब वो क्या है, वो है आपकी प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी। वही अगर आप लोग ये वाले पोर्शन को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपके बैंड्स है ना ये काफ़ी कॉम्प्रेस फॉर्म में है। ऐसा लग रहा है खूब सारे बैंड आ गए, वो काफ़ी कॉम्प्रेस फॉर्म में। देखो ना यहाँ पे जो बैंड थे ये खुले खुले थे, एक बैंड, फिर कुछ डिस्टेंस बाद दूसरा, फिर कुछ डिस्टेंस बाद तीसरा। तो यहाँ पे काफ़ी ओपन ओपन था, काफ़ी खुला खुला था बैंड, है ना। तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, रेडिफ्रैक्शन। इसको आप बैंड ऑफ रेडिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। और ये जो प्लेस है ना ये लोअर डेंसिटी का है। वही अगर आप एग्जैक्टली यहाँ पे देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बैंड कुछ कम स्पेस में आ गए, और ये जो इतने सारे बैंड है ना ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में है। इतने सारे बैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे बैंड एकदम ही कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में है ना। तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, इसी को आप लोग बोलेंगे बैंड्स ऑफ कॉम्प्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं बैंड्स ऑफ कॉम्प्रेशन। और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कैसी है, वो हाई है, ठीक है। तो बैंड्स ऑफ रेडिफ्रैक्शन में बैंड्स जो रहेंगे वो काफ़ी डिस्टेंस पे रहेंगे, काफ़ी दूर रहेंगे, वहाँ पे डेंसिटी भी लो रहेगी। और अगर बैंड ऑफ कॉम्प्रेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बैंड एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रेस्ड है, तो जाहिर सी बात है वो बैंड ऑफ कॉम्प्रेशन है। और बैंड ऑफ कॉम्प्रेशन में आपकी डेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है।
फिर ध्यान से देखते हो तो ये क्या हुआ, बैंड ऑफ रेडिफ्रैक्शन, ये क्या हुआ, बैंड ऑफ कॉम्प्रेशन, ये हुआ बैंड ऑफ रेडिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हुआ आपका साउंड वेव कि बेसिकली साउंड वेव में कौन सी दो मेजर चीज़ें होती है। तो दो टाइप के बैंड होते हैं, उसको आप चेन भी बोल सकते हो। पहला होता है बैंड ऑफ कॉम्प्रेशन, सेकेंड होता है बैंड ऑफ रेडिफ्रैक्शन। बैंड ऑफ कॉम्प्रेशन में डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बैंड ऑफ रेडिफ्रैक्शन में डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो रहती है, और उसको हम लोग ये डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो हुआ आपके साउंड वेव के पार्ट्स कि बेसिकली साउंड वेव में होता क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं साउंड वेव के टाइप्स को। तो लेट्स सी टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। चलिए लेट्स सी कि बेसिकली साउंड वेव के कौन से दो मेजर टाइप्स होते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। अब जो भी आपके साउंड वेव है ना, उसके टोटल दो मेजर टाइप है। ठीक है, पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और सेकंड होता है ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि जो भी आपकी साउंड वेव है उसके दो मेजर टाइप है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल और सेकंड होता है ट्रांसवर्स। अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव बेसिकली क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे एक चीज़ को लिख देती हूँ, उसके बाद में अपन समझते हैं, क्योंकि अगर मैंने पहले समझा दिया तो आप लोग लिखेंगे क्या, है ना। आपके पास कुछ मटेरियल भी तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो पहले मैं इसको लिखती हूँ, वो काफ़ी ईजी फॉर्म में रहेगा, फिर अपन समझ लेंगे। ठीक है, the waves in which oscillations of a particle are parallel to the direction of propagation of wave is called as longitudinal wave. ठीक है, एक बार इसका भी लिख देती हूँ, फिर अपन समझते हैं। चलिए भाई, जरा यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी ऑसिलेशन होते हैं पार्टिकल के, वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो भी आपके ऑसिलेशंस है ना, जो भी आपके ऑसिलेशंस है पार्टिकल का जो भी ऑसिलेशन है वो पैरेलल है टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसमें जो भी ऑसिलेशन होते हैं पार्टिकल के, वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना, उसी का एग्जैक्टली अपोजिट है ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे है पैरेलल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जैक्टली अपोजिट ट्रांसवर्स है, तो इन द सेम फैशन पैरेलल का भी उल्टा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर लॉन्गिट्यूडिनल का उल्टा ट्रांसवर्स है और अगर लॉन्गिट्यूडिनल में पैरेलल आता है तो ट्रांसवर्स में क्या आएगा, पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर आएगा। तो वही वाली चीज़ को लिखते थे कि यहाँ पे आपके जो भी ऑसिलेशंस है ना, जो भी ऑसिलेशंस है ना भाई पार्टिकल के, वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव।
ठीक है, यहाँ पे ऑसिलेशन पैरेलल है, यहाँ पे ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या आता है, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गई कि वेव दो टाइप की होती है साउंड के, पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सेकेंड होता है ट्रांसवर्स वेव। चलो मुझे ये भी समझ गया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ही उल्टा ट्रांसवर्स वेव होता है। चलो मुझे ये भी समझ गया कि ऑसिलेशन जो होते हैं पार्टिकल के वो पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को, तो वो वेव का नाम लॉन्गिट्यूडिनल होता है। मुझे ये भी समझ गया कि अगर ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो उस वेव को अपन लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। दिमाग में क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि जब मैं पेपर देने बैठूंगा तो मुझे तो बड़ा कंफ्यूज होगा कि पैरेलल जो था वो लॉन्गिट्यूडिनल में था या वो ट्रांसवर्स में था, परपेंडिकुलर जो था वो काय में था, याद ही नहीं आएगा। अभी तो भाई सब कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको सब समझ जाएगा, लेकिन जब आप पेपर में लिखने बैठेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल में पैरेलल था या ट्रांसवर्स में पैरेलल था, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए अपने पास है खतरनाक वाला लेवल का ट्रिक, मतलब ही जुगाड़। चलो देखते हैं कि बेसिकली वो ट्रिक क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को अगर उल्टा किया जाए तो ये ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखो ध्यान से, ये है ट्रांसवर्स का टी। अगर ये टी को मैंने उल्टा कर दिया तो ये है आपका उल्टा टी, क्योंकि ट्रांसवर्स का स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है टी से। ये है सीधा टी। जब इस टी को उल्टा कर दिया तो ये उल्टा टी है। उल्टा टी से आपको क्या समझ में आ रहा है? उल्टा टी से समझ में आ रहा है कि वो परपेंडिकुलर है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो भी आपकी ट्रांसवर्स वेव रहती है उसमें जो ऑसिलेशन रहते हैं पार्टिकल के वो परपेंडिकुलर रहते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और परपेंडिकुलर कैसे, रीजन आपको मैंने बताया, लेकिन आपको याद रखना है कि ट्रांसवर्स का स्पेलिंग टी से स्टार्ट होता है। जब आप इस टी को उल्टा करते हो ना तो ये आपका टी ऐसा दिखता है, इसको उल्टा करेंगे और बेसिकली ये सिंबल किसका है? परपेंडिकुलर का। तो यहाँ पे जो आपकी ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रांसफर्स में ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है भाई कि जो लॉन्गिट्यूडिनल बच गया उसमें सारे के सारे ऑसिलेशंस कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, ट्रांसफर्स को उल्टा कर देना टी को तो परपेंडिकुलर, अगर ट्रांसफर्स में परपेंडिकुलर है तो लॉन्गिट्यूडिनल में कैसे रहेंगे? पैरेलल। ठीक है, तो ये हुए आपके साउंड वेव के टू मेजर टाइप्स। जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टर्म्स है ना एसोसिएटेड होते हैं वेव से। तो अभी हम लोग देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जिसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग टर्म्स को। चलिए देखते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है वो दिखती कैसी है, और ट्रांसवर्स वेव में अलग अलग पैरामीटर्स कैसे आते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। ये होती है भाई आपकी ट्रांसवर्स वेव। ये है आपकी ट्रांसवर्स वेव। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है ना वो आपका ये वाला है। ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और ये है आपका ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। जरा ध्यान से देखना, ये जो है ना ये वाली लाइन, इसको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, और ये जो होता है ना ये सारे के सारे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसको कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और जो ये रेड कलर के लाइंस है ना ये आपको बताते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। ये है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल।
अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना वो ये आता है कि ये वेव आपने ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ किया ऐसा आप बोलते हो, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा ये ट्रांसवर्स वेव है। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि हमको तो प्रूफ चाहिए भाई कि ये वाली वेव ही ट्रांसवर्स वेव है, क्या पता कोई और वेव आपने गलत से ड्रॉ कर दिया हो, तो आपको प्रूफ चाहिए बेसिकली कि ये ट्रांसवर्स वेव है या नहीं है। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव के स्पेलिंग में क्या आता है, टी। अगर अपन लोग टी को उल्टा करते हैं तो वो टी ऐसा दिखता है। इसी का मतलब जो भी ऑसिलेशन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव को परपेंडिकुलर। तो भाई ये है आपका ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। जरा देखो ये कैसा है, ये है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जो भी आपके ऑसिलेशन है पार्टिकल के, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को कैसे है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो वेव है ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ट्रांसवर्स वेव के स्पेलिंग में टी आता है, और अगर आप लोग उस टी को उल्टा करते हो तो उसी से आपको समझ में आता है कि वो परपेंडिकुलर है। सेकेंड थिंग यहाँ पे आपने ये देखी कि ये है आपके डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल और ये है प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऐसे जा रहा है और प्रोपगेशन ऑफ वेव ऐसी है। ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल और ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल रहती है। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये दोनों एक दूसरे को एब्सोल्युटली 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये होता है आपका ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहले टर्म को जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहला टर्म जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना वो है आपका एम्पलीट्यूड। देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल from the mean position is called as amplitude। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन, देखो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारी लाइन दिख रही है, लेकिन इतनी सारी लाइन में जो सबसे बड़ी लाइन है वो ये वाली लाइन है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे तो बहुत सारे लाइन है, 1 2 बहुत सारी अलग अलग लाइन है, लेकिन जो सबसे बड़ी लाइन होती है ना वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है और उसी को आप लोग क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। तो ये जो बीच वाली लाइन है ना ये आपकी एम्पलीट्यूड है। अब जरा इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो बीच वाली लाइन है ना ये सबसे बड़ी लाइन है, ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये वाला जो बाकी आजू बाजू का डिस्टेंस है वो कम है, ये वाला भी डिस्टेंस कम है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है और इसको कहा जाता है मीन पोजीशन। इस पोजीशन को आप लोग क्या कहेंगे, इस पोजीशन को आप लोग कहेंगे मीन पोजीशन, ठीक है। और ये है आपका पार्टिकल, ये आपके पार्टिकल का पोजीशन है और ये है आपका मीन पोजीशन। तो जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस कोई पार्टिकल ट्रैवल करेगा मीन पोजीशन से, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आपका एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये सब छोटे हैं। और यहाँ पे मैंने कौन सा टर्म यूज़ किया है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका यही वाला एम्पलीट्यूड होता है, ये मीन पोजीशन है और ये है आपका पार्टिकल और ये है मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब ये रहेगा आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आपका ये वाला एम्पलीट्यूड है और इसके केस में आपका ये वाला एम्पलीट्यूड है, ठीक है। चलिए एम्पलीट्यूड तो हो गया। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये तो हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को डिस्कस कर लिया और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को।
कि बेसिकली जो भी वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे क्या होती है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं डिस्कस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव देखो क्या कहती है, एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यू बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। उसका मतलब ये हुआ भाई कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन एक पार्टिकल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के अंदर में हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी आप लोगों ने वो रेस देखी होगी कि भाई आप लोगों को 10 मिनट दिए जाएंगे, 10 मिनट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन कौन खाता है, और जो 10 मिनट में सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन खा लेता है वो विनर होता है। या आप लोग 5 मिनट वाली रेस लगा लो, जो सबसे ज़्यादा 5 मिनट में गुलाब जामुन खाएगा वो विनर रहेगा। गुलाब जामुन की जगह पे आप रसगुल्ला भी रख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा गोलगप्पे खाएगा वो विनर रहेगा। इन द सेम फैशन फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो क्या होता है, 1 सेकेंड के अंदर में कितने ऑसिलेशंस एक पार्टिकल परफॉर्म करता है उसको आप लोग बोलते हो फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड के अंदर में, विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर में पार्टिकल कितने ऑसिलेशन परफॉर्म करता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, उसी को आप लोग बोलते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। याद रखना है, 1 सेकेंड के अंदर में पार्टिकल जितने भी ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा वो रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन वहाँ पे 1 सेकेंड वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। चलिए भाई, अब यहाँ पे बोल रखा है वेलोसिटी, कि जो भी वेलोसिटी होती है वो वेव की कैसी होती है। ज़रा इधर देखना, अगर मैं बात करती हूँ वेलोसिटी की, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपका बचपन में एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से याद है कि स्पीड का मतलब ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो भी वेलोसिटी रहेगा उसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। आप इसको डिस्टेंस भी ले सकते हो, आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, अपॉन टाइम, वही आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, द डिस्टेंस कवर्ड और द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कवर्ड बाय द पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम, मतलब ही टाइम, तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस को भी पार्टिकल ट्रैवल करता है मीन पोजीशन से, उसको आप लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। सेकेंड, आप लोगों ने ये देखा कि जो भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन से एक पार्टिकल परफॉर्म करता है 1 सेकेंड में, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और तीसरी चीज़ आपने यहाँ पे ये देखी, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस को भी पार्टिकल ट्रैवल करता है 1 सेकेंड में, उसको आप लोग बोलते हो वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका, देखते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ठीक है भाई, जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, किसी पार्टिकल को एक पूरा का पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, वो होता है आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आपके कुछ टर्म्स है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। ये आपके ट्रांसवर्स वेव के पार्ट है।
ट्रांसवर्स वेव को अगर स्टडी करना है तो ये सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ये हुआ आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel.